नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो देश की सियासत ने अलग रफ्तार पकड़ ली। अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी जाति पर दांव चल दिया गया है। जी हां, कांकेर में प्रियंका गांधी ने बड़ी घोषणा की। दोबारा कांग्रेस के सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है प्रियंका गांधी ने। सही सुन रहे हैं आप। अब भूपेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। आज शाम को कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जाति के मुद्दे पर चोट से क्या जीत के वोट मिलेंगे और क्या जाति का दांव जीत जाएगा। बात इसी पर आज होगी, चर्चा इसी पर होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ का चुनावी रण भीषण होने लगा है। तारीखों के ऐलान से पहले घमासान तेज हो चला है। सियासी बिसात पर हर वो दांव चले जा रहे हैं जिससे विरोधियों को शह देकर चुनावी मात दी जा सके। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने जाति का दांव चल दिया है। कांकेर में नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां बीजेपी पर आरोपों की बौछार की तो साथ ही बड़ा ऐलान भी कर डाला। मोदी सरकार पर सवाल दागते हुए प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर डाली। भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई जाएगा। वहीं जातिगत जनगणना के जाल में ना फंसने के लिए बीजेपी अलग राह पर चल रही है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के मंच से खुले तौर पर कहा था कि जातिगत आधारित जनगणना हिंदू समाज को बांटने की कवायद है। प्रधानमंत्री का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के गरीब कल्याण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को तूल देता नजर आता है, जिसे जातिगत जनगणना के दांव की काट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना ने देश की राजनीति में भूचाल ला रखा है और अब चुनावी राज्यों में भी मुद्दे को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। विपक्षी दल इस वक्त इस मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग मुखर होकर करना शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने इस मामले में कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। आज बघेल कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें जातिगत जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेलो, हाँ जी। तो विपक्ष अब सत्ता पक्ष के सामने, मतलब केंद्र सरकार के सामने एक नया राजनीतिक मुद्दा लेकर आ गया है। वो है जातिगत जनगणना। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सबके सामने हैं, पेश हो गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ ने कह दिया है कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होगी।
अब प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में कह दिया है कि अगर दोबारा सत्ता में कांग्रेस आती है तो कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएगी। कई सारे सवाल हैं, क्या सियासी मायने हैं जातिगत जनगणना के, हम जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र वर्मा जी। वर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे के एस चौहान जी। चौहान साहब बहुत स्वागत है आपका। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी। सूरज जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बाबूलाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष की तरफ से जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, खासतौर पर पूरे देश में इसमें चर्चा है, क्या लगता है आपको इसके पीछे की सोच क्या है? क्या फायदा होगा विपक्ष को इस मुद्दे को उठाने से? बाबूलाल जी। देखिए, दोनों दलों के अपनी अपनी सोच इस बारे में बनी हुई है जी। और 1931 से जो है आंकड़े जारी नहीं हुए हैं जी। और जो 1931 के आंकड़े हैं उसी पर आज काम चल रहा है। जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी फायदा लोगों को मिलता है, उसी आधार पे मिलता है। 92 साल गुजर गए, 92 साल गुजर गए। उसके बाद लोगों का सोच ये है कि कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। इसमें जो है एक राजनीतिक पक्ष अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर जातिगत जनगणना होती है और जातिगत बंटवारा होता है तो निश्चित रूप से जो है, जो हिंदुइज्म का जो एक पैटर्न है उसको चोट पहुंचेगी। ये राजनीतिक कारण समझ में आता है। तो उस कारण से जो है आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो खुद स्वयं ओबीसी जात से हैं, जात पात के नाम पर देश को बांटने का काम मानते हैं वो इसको। तो ये एक इसको समझने की बात पड़ेगी यहाँ पे। ये जो है आज के दिन जो है आप देखेंगे राजनीति के अंदर में सवर्ण जाति का प्रभुत्व चल रहा है और निश्चित रूप से जो है अधिकार जो है वो ओबीसी को है। क्योंकि आज देखिए बिहार के जो रिजल्ट आए हैं उसमें 63% ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग मिला करके 63% जो है वो आंकड़ा बनता है ओबीसी का। तो हक तो बनना चाहिए ना। वैसा लोगों का सोच बन गया है कि जिसको जितना जिसकी जनसंख्या है उतना उसको हक मिलना चाहिए। और ये सोच एक हिसाब से गलत भी नहीं है और दूसरे हिसाब से आप सोचेंगे तो इससे जो है आपस में जो है भेदभाव पैदा होगा। ये भी लोगों की सोचने का एक नजरिया है। बिल्कुल ठीक बात कही बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा। बिल्कुल ठीक बात कही, दो पक्ष आपने सही उठाए हैं, जातिगत जनगणना होनी भी चाहिए और कहीं ना कहीं विरोध भी इससे पैदा होगा। वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास में आ रहा हूं। बीजेपी इसे कह रही है कि ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है। वर्मा जी, किस तरीके से डिफेंड करेंगे आप? सुमित जी, देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव का समय आता है तो अपने आप को वो ओबीसी साबित करने में लग जाते हैं और जब ओबीसी को हक देने की बारी आती है, अधिकार देने की बारी आती है, तब ये हिंदू मुस्लिम में उतर आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादी नीति है। ये लगातार इसी प्रकार से बांटने और काटने का काम करते हैं। मूल बात सुमित जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओबीसी वर्ग जो है देश की बहुसंख्यक आबादी है। ये अनुमान है कि लगभग 52% आबादी, किसी राज्य में 68%, 70% तक है, कहीं 45%। मेरा ख्याल है कि मिनिमम 40% से कम आबादी किसी भी प्रदेश में ओबीसी का नहीं है। मूल बात है समता और समानता जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसका एक मतलब यह भी है सुमित जी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको दौड़ में बने रहने के लिए विशेष संरक्षण के तहत उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए। सामाजिक न्याय जो है वो कांग्रेस के लिए पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही संघर्ष किया है, ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल ये चुनावी लिहाज के लिए जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सुमित जी, आपको याद होगा 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की गई जब मनमोहन जी की सरकार थी। 4389 करोड़ का बजट उसमें खर्च हुआ और 2013 के अंत तक जो है फाइनल रिपोर्ट तैयार करते करते जो है सरकार बदल गई। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार आई, तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली जी ने 2015 में प्रेस वार्ता लेके ये कहा था कि जो यूपीए के समय में संरक्षित आंकड़ा है, जो संकलित आंकड़ा है, चलिए ठीक है, उसको हम जारी करेंगे। ठीक है वर्मा जी, लौटता हूँ। वर्मा जी लौटूंगा, दोबारा समय दूंगा आपको। वर्मा जी लौटूंगा। के एस चौहान जी क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी को क्या दिक्कत है जातिगत जनगणना कराने में, क्या समस्या है बीजेपी को? चौहान साहब। शर्मा जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि 1931 में जातिगत जनगणना पहली बार हुई, उसके बाद अभी तक नहीं हुई। भाई 60 साल से 65 साल तो आपकी केंद्र में सरकार थी, आपने क्यों नहीं कराई?
क्यों नहीं कराई आपने? 60 से 65 साल आपकी सरकार थी, उसके बाद लालू यादव और मुलायम यादव के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्मा जी कि 2008-9 में इन्होंने चालू करवाई, जिसमें 4,389 करोड़ रुपए लगा, लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने तकिए में लगा के रख दी। दूसरी बात, और इनकी यूपीए की सरकार जब थी तब जनगणना हुई थी, तो उसमें जातिगत डाटा आपके पास आ गया था। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था जनगणना जिसमें जातिगत डाटा उनके पास आ गया। अब जातिगत डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया, इसका कारण क्या था? और पहले 60 साल से 65 साल आपने क्यों नहीं किया, इसका भी कारण बताइए। अब मेन बात यह है कि 2000 और भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी वर्ग आप बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में 2009 में 22% दिया था और 2019 में 44% मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबको न्याय मिले, बिल्कुल न्याय से ही चलना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम किसका उद्धार करना चाहते हैं, हम किस लिए करना चाहते हैं जातिगत जनगणना? सिर्फ इसलिए ना? चौहान जी चौहान साहब मेरी बात सुनिए। जी दोबारा लौटूंगा प्लीज, मैं दोबारा लौटूंगा, समय कम है मेरे पास। सूरज उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सूरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आप समर्थन करेंगे कांग्रेस की इस मांग का या इस फैसले का? सूरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है, सूरज जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं आपसे, जो राजनीतिक टकराव है, विचारों का विरोधाभास है, विचारों का टकराव जो हो रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं इसको लेकर? देखिए, जनगणना का आधार जो है वो वोट पॉलिटिक्स है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। केंद्र सरकार के सामने समस्या यह है कि प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो इसका सीधा विरोध अगर करते हैं तो उसका गलत असर भी जा सकता है, गलत संदेश भी जा सकता है। उनके सामने तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए, जनगणना 1941 में भी हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 1931 के बाद 1941 में हुई थी, सार्वजनिक आंकड़े नहीं हुए। उसके बाद भी जो है इसके आंकड़े बाहर नहीं आए, लेकिन जनगणना हुई। इससे लाभ हानि का प्रश्न जहां तक ये है कि अब तक जो है सरकारी योजनाओं में 1931 को आधार माना जाता है। पिछड़ी जाति को अगर आज कर दिया जाए, आज के हिसाब से आधार मिलेगा तो पिछड़ी जाति को मिलेगा। सरकारी नौकरियों में, राजनीति में, तमाम सरकारी संस्थानों पर पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और नीतियां बनाते समय आंकड़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये इतना लाभ जो है ओबीसी वर्ग को मिलेगा। और ओबीसी वर्ग की जो बड़ी ताकत है, जो पूरे देश में 52% गिना गया था पहले, 92 साल पहले, तो आज तो उससे बढ़ा होगा, निश्चित रूप से आंकड़े बढ़े होंगे। किसी राज्य में तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हेड काउंट किया गया तो 52% ओबीसी मिले, तो उस आधार पर यहाँ पर आरक्षण के लिए 27% का आरक्षण देने का ये विधेयक पास हुआ, जो आज तक अटका हुआ है। तो इस तरह से जो है जहां अभी देखिए छत्तीसगढ़ में अभी कह दिया कि जाति जनगणना करेंगे हम। ठीक है शर्मा जी, मैं दोबारा लौटता हूँ, मध्य प्रदेश दोबारा लौटता हूँ मैं। सूरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी से। सूरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सूरज उपाध्याय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। तो पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे देश में सबसे बड़ा वर्ग गरीबों का है और गरीबों को ही उनका हक मिलना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार तो हमेशा से प्रयासरत है। क्या इसमें आपको कहीं कुछ गड़बड़ लगता है क्या? उमेश जी, पहले भी भाजपा के प्रवक्ता ये दावा कर रहे थे कि 2014 में ओबीसी का वोट 22% मिला था, जो 2019 में जो है 44% हुआ। जब वोट लेने की बारी आती है तो देश नहीं, तो वर्मा जी पीएम मोदी ये कह रहे हैं ना, पीएम मोदी ये कह रहे हैं गरीबी सबसे ज्यादा है हमारे देश में। गरीबों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, सबसे ज्यादा वही है, तो उनको हक दिला रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनको हक मिल रहा है। केंद्र सरकार योजना चला रही है, तो फिर क्यों जातिगत जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं?
15 साल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुसंख्यक आबादी है। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने जो 27% आरक्षण के लिए हेड काउंट करवाया, ये बताएं कि 15 साल ओबीसी की काउंटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने क्या प्रयास किया। मूल बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे थे, प्रवक्ता यहाँ पर, जो आंकड़े हैं जो 2013 में संकलित किए गए थे, वो आंकड़े छुपाने का काम मोदी सरकार कर रही है। जनगणना संघीय व्यवस्था है सुमित जी। अच्छा वर्मा जी, आंकड़ों की आप अगर बात कर रहे हैं, आंकड़ों की अगर आप बात, वर्मा जी प्लीज वर्मा जी, आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं ना, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हो गए हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक महिला ने वहां पर यह कहा है, कि मेरे घर कोई नहीं आया, ना मुझसे कोई फॉर्म भरवाया गया। मतलब बिहार में जातिगत जनगणना सवालों के घेरे में है। इस पर कुछ रिएक्शन आपका? सुमित जी, इसका मुख्य कारण यह है कि आम जनगणना जब देश के भीतर होती है तो जो गणना सहायक होते हैं, यदि कोई घर बंद मिलता है तो दोबारा जाते हैं। इसका एकमात्र सोल्यूशन है देश में आम जनगणना हो और उस जनगणना रजिस्टर में जाति का कॉलम अलग से हो, और जनगणना के दायित्व से ये केंद्र सरकार का दायित्व है। 2011 के बाद 2021 में होना था, जो नहीं करवा रही है केंद्र की मोदी सरकार। और जनगणना रजिस्टर में जाति का कॉलम डालने से, शामिल करने से इनको क्यों आपत्ति है? तो ये वोट लेने के टाइम ये ओबीसी बन जाते हैं, ये भाजपा। चलिए ठीक है, वर्मा जी लौटूंगा। सूरज उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। सूरज जी, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन करेगी? बिल्कुल, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके कि किसकी कितनी भागीदारी है और उसके हिसाब से योजनाएं बनाना हो, या कितने गरीब हैं। तो जितने सभी प्रकार की जनगणना का हम समर्थन करते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ये आरक्षण बिल लाई और उसको अगले 2039 तक के लिए पोस्टपोन माना जाए, वैसा ना हो। और अब आम आदमी पार्टी शासित राज्यों में कब इसकी घोषणा होगी? सुरेंद्र जी, पंजाब में, दिल्ली में कब इसकी घोषणा होगी कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे? ऐलान कब करेगी आम आदमी पार्टी? इस बात का जातिगत जनगणना का समर्थन हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है, और जल्दी उस पर निर्णय की तारीख की घोषणा की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर इस समय पूरे देश में सियासत अपने चरम पर है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।